गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एनवायरनमेंट की क्लास। आज आपको मालूम हो, ध्यान में हो या ना हो, आज तो हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। तो सबसे पहले हम उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा विश्व पर्यावरण दिवस। आज 5 जून हम जैसा कि मालूम है हमको कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए मेरी तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और इस शुभकामना के साथ कहीं ना कहीं हमें एक संकल्प और जरूर लेना होगा। यदि हमको अपने पर्यावरण को सही रखना है, सिर्फ शुभकामनाएं कहने से काम नहीं चलेगा। हमको कहीं ना कहीं उसके प्रति अवेयरनेस रखना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा एनवायरनमेंट का, हमें कहीं ना कहीं ये इससे निकल कर आया कि पर्यावरण जो है वो सबकी जान है। यदि पर्यावरण नहीं होगा तो हम उसमें जीवे नहीं रह सकते हैं। इसलिए उसका सम्मान करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमको सम्मान करना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। हम कई बार आपको बता चुके हैं इस सब्जेक्ट का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जागरूक करना। तो मैं इसी आज शुभकामना के साथ एक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात को भी ध्यान रखें कि यदि हमको पर्यावरण को खतरे से बचाना है तो कहीं ना कहीं मेरी बात को जरूर ध्यान दें और उसके लिए जितना हो सके उतना कंजर्वेशन करने की आवश्यकता है, उसका संरक्षण करना चाहिए और कम से कम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसी को लेकर मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, आप इसको समझिए और इसको फॉलो करना है। मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। आज हमें ये समझ लेनी चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे और पेड़ को बचाएंगे। पर्यावरण सुरक्षा की लो जिम्मेदारी, और आप लोग पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। हम आप नहीं लेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जरूर जनरेट होगी और लोग बात भी फिर इसको नहीं समझेंगे। यदि हम और आप मिलकर इसकी शुरुआत करेंगे तो इसकी जागरूकता बढ़ेगी और लोग बात भी आगे आएंगे। फिर से सुन लें, मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं, पर्यावरण सुरक्षा की लो जिम्मेदारी। तो आज आपको ये जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं, कम से कम आप इस जिम्मेदारी को निभाएं। और दूसरी बात, मैं आज आपको ये भी एग्जांपल समझाना चाहूंगा। देखिए, पेड़ लगाने का मौसम भी आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ? लगभग 8 या 9 साल बाद ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि गर्मी ना पड़ी और सीधे बरसात आ गई। ऐसा आपको देखने को क्यों मिल रहा है? इसका रियल एग्जांपल आपके सामने है कहीं ना कहीं कि इसका हमको आउटपुट मिला है। आप जानते हैं आज 2-2.5 महीने से लॉकडाउन था, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम हुआ, ट्रांसपोर्ट का रुकना, कंपनियों का बंद होना हमारे एनवायरनमेंट को फायदा है। आज उसी का नतीजा है, उसी का आउटपुट है कि सही समय पे बरसात हो रही है। आज 5 जून है और 1 जून को ही मानसून आ गया, क्योंकि इसका इफेक्ट देखिए आपको तत्काल मिल रहा है। यदि हम चाहें तो ऐसा हमेशा कर सकते हैं और इसको हम बचा के रख सकते हैं, लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। यदि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते।
आपको रिजल्ट तत्काल मिला, आप देख सकते हैं हमको एक आउटपुट मिला। इस बीच लॉकडाउन होने के कारण ना तो गर्मी पड़ी और सीधा बरसात की शुरुआत हो, कहीं ना कहीं। और आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको भी सुनने को मिलते होंगे, कई नदियां साफ हो गई, कई जगह दिल्ली में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी वो 20% कम हो गई। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता रहता था, कई जगह के पोल्यूशन की समस्याएं खत्म हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमको नुकसान पहुंचा रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए बंद हुए और उससे हमको जो फायदा मिला वो हमारे एनवायरमेंट को मिला। तो आइए आज इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को फिर से मैं बोलता हूँ, पर्यावरण के आज विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यदि पर्यावरण को बचाना है तो उसके जो मैं कंजर्वेशन की मिनिमम रूल्स बताया हूँ, कम से कम फॉरेस्ट यानी कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे को लगाना, प्लांटेशन करना, उसको बढ़ाना, नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज करना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज करना, इन बातों को जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज पहले यहाँ क्लियर कर दूं, सिलेबस जरूर आपको, हमारा काफी कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, उनकी मैं क्लास आपकी लूंगा और उसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो पढ़ा हुआ था इशू एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस, एनवायरनमेंट के जो इशू थे और उसके जो सॉल्यूशंस थे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ था। आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या मतलब है इसका? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस निर्धारित की हैं, लेकिन गवर्नमेंट के प्रयास और गाइडलाइन को निर्धारित करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और जब तक हम में समझदारी नहीं आएगी तब तक गवर्नमेंट चाहे जितना चाहे ले, हम एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते। इसलिए सबसे मेजर पॉइंट तो आपको यही ध्यान में रखना है, आप ये समझिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हमको जीवित रहना है और हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते रहें तो उनका कंजर्वेशन करना जरूरी है, उनको संरक्षित करना जरूरी है, उनको सुरक्षित रखना है और उनको हमको इंक्रीज भी करना है। सुरक्षित भर नहीं रखना है, उनको हमको बढ़ाना भी है कि कैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं और उनको हमको लिमिटेड रूप में यूटिलाइजेशन करना चाहिए। फिर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं वो आज हम जानने जा रहे हैं और उनको हम सीखेंगे। प्रोटेक्शन किसके लिए है? यहाँ पे देखिए सिलेबस में दिया हुआ है, एयर के लिए कुछ प्रोटेक्शन कंट्रोल है जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। अगला आपका है वाटर, इसके लिए भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर पे भी पोल्यूशन को कम किया जा सके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जंगल में रहने वाले जो जीव हैं, जंतु हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए भी एक्ट बनाए गए हैं। इसके लिए जो एक्ट है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का है, जंगल को बचा के रखना। इशू इन्वॉल्व इन्फोर्समेंट ऑफ द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड पब्लिक गवर्नेंस। आज हम ये चैप्टर पे बात करेंगे और यही सीखने जा रहे हैं इनके कंजर्वेशन के लिए कौन से एक्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कौन से कानून हैं, यदि हम इनका उल्लंघन करते हैं तो कौन सा कानून हमें फॉलो करना होगा। साथ में पब्लिक गवर्नेंस भी होना बहुत जरूरी है, पब्लिक को जागरूक करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट कई प्रकार के एक्सपेंसेस कर रही है। ऐसा नहीं है, प्रोटेक्शन के साथ साथ पब्लिक गवर्नेंस के लिए भी आज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। ये आपको मालूम होना चाहिए, कई ऐसे एनजीओ चल रहे हैं जो पब्लिक अवेयरनेस किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके एनवायरनमेंट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो इसके रहा है। सबसे पहले देखिए वाटर के लिए वाटर एक्ट 1974, वाटर एक्ट जो बना हमारा वो कब बना? 1974, 1974 में। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द सोर्स ऑफ वाटर, और इसका जो उद्देश्य था वो देखिए क्या है कि इसका उद्देश्य ये था मेंटेन करना, जो हमारा वाटर है, वाटर का सोर्स है, उसको मेंटेन करना और उसको रिस्टोर करना, स्टोर करना और उसका रिस्टोरिंग करना, फिर उसका यूटिलाइजेशन करना, फिर दोबारा उसको यूज करना। ये इस एक्ट का मेन उद्देश्य था। और ये एक्ट, ये जो कानून है वो कब बना? 1974 में। प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन, साथ में इसके साथ साथ इसका जो और उद्देश्य था, मोटो था, वो ये था कि वाटर पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको क्या करें, हम कंट्रोल करें और उसको रोकें। इसके लिए भी कानून बनाए गए। ओके, इनका उद्देश्य जो है टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशंस, जो वाटर है उसको हर तरीके से बचाव करना उसका, कि वो पॉल्यूटेड ना हो, वाटर की क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी क्वालिटी बढ़े। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर वर्क किया। यानी कि आपको मालूम है हमारे यहाँ दो तरीके से रूल्स फॉलो होते हैं, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के। दोनों ने इसको एस्टेब्लिश किया और दोनों गवर्नमेंटों ने इनको मिलकर वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वाटर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए रूल्स निर्धारित किए। इसके साथ साथ इसमें जो सीवर्स हैं उसको रोकने के लिए, वाटर को एक जगह स्टोर करने के लिए, फिल्टराइज करके दोबारा यूज करने के लिए भी कई पॉलिसी बनाई गई। ऐसे ही कई कंजर्वेशन के रूल्स भी निर्धारित किए गए। इंडस्ट्रीज जो कंपनी है उनके लिए परमिशन दी गई, रिक्वायर्ड परमिशन लेने की, साथ में उनको शर्त भी निर्धारित की गई, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए कि आप वाटर को पोल्यूटेड नहीं करेंगे, कुछ कंडीशन के साथ ही आप काम कर सकते हैं और उसके रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा, जिससे हम पोल्यूशन हमारा रुक जाए। तो ये हमने आपको वाटर के लिए बताया। अब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो देखिए क्या काम कर रहा है। आज आपको मालूम ही है जो नदियां हैं, इंडस्ट्रीज है, ये इनका जो पानी है ये जो नदियों पे जाता है उनके लिए गवर्नमेंट कहती है कि वो फिल्टराइज करें और फिल्टर होकर वो पानी जाना चाहिए, जिससे हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड ना हो। साथ साथ इसके साथ कई प्रकार की जो एनजीओ हैं, कई प्रकार की ऐसे पब्लिक अवेयरनेस हमारे संगठन हैं जो इसके साथ साथ जागरूक करने के लिए भी कई स्कीम चलाई जाती हैं और वो एनजीओ गांव में जाकर लोगों को जाकर इसके प्रति जागरूक करते हैं। इसके साथ साथ इसमें पनिशमेंट की भी व्यवस्था रखी गई। आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, यदि इन रूल्स रेगुलेशंस को लोग फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए पनिशमेंट भी होना चाहिए, तो इसके पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई और हर स्टेट और गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से पनिशमेंट निर्धारित किया। 1 से 1.5 साल तक पनिशमेंट आपको मिल सकता है, 5,000 या 10,000 फाइन भी लग सकता है। ये एक एग्जांपल है। स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपकी बंद की जा सकती है, पानी जो आपको यूज करते हैं उसको भी रोका जा सकता है। मतलब मेन उद्देश्य हमारा यहाँ ये है कि वाटर पोल्यूशन को रोकना और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि ये वाटर पोल्यूशन का जो कानून बना 1974 में बना, इस प्रकार से उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए। अगला है हमारा एयर एक्ट 1981। वायु के लिए जो कानून बना वो 1981 में बना और उसका क्या उद्देश्य था कि एटमॉस्फेयर जो हमारा खराब हो रहा है, वायुमंडल जिसके कारण पूरा पोल्यूटेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और शुद्ध वायु को मिल सके।
ओके, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना, मेंटेन करना। ये इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी गाइडलाइन डिसाइड किया, बोर्ड ने टेक्निकल असिस्टेंट रखे, गाइडेंस रखे, स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम किया, और इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बोला गया कि एयर पोल्यूशन ना हो, चिमनी का यूज किया जाए, जो से निकलते हैं धुआं उसको और ऊपर तक उठाया जाए, जिससे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक ना बने। ऐसे बहुत सारे नियम और रूल और रेगुलेशंस को निर्धारित किया गया, उनको फॉलो किया गया। इसी प्रकार से फॉरेस्ट एक्ट बना 1980 में, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था प्रोवाइड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्या करना, संरक्षित करना, रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी है, और डिफॉरेस्ट को कम करना, डिफॉरेस्टेशन यानी कि उसकी कटाई को कम करना। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स निर्धारित किए गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी निर्धारित किया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी निर्धारित किया कि यदि उसको डिफॉरेस्टेशन जो लोग करते हैं उनको पकड़ा जाए, और इसका तो एक पूरा डिपार्टमेंट ही चलता है, आप लोग जानते भी हैं, जंगल विभाग में पूरा डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। यदि आप अवैध तरीके से वहां पे कोई कटाई करते हैं, लकड़ी काटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो लोग एक्टिव होते हैं, आपको पकड़ सकते हैं, और उनके निर्धारित रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पनिश भी कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स इसमें क्या किए गए, निर्धारित किए गए। तो आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट एक्ट जो आपका निर्धारित किया गया 1980 में निर्धारित किया गया। ओके, इसी प्रकार से फॉरेस्ट आर नॉट डिवाइडेड विदाउट द क्लियर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी प्रकार से उसके लैंड रजिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट की जो जमीन है, कई लोग उसको यूज करते हैं, परचेस करते हैं, खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट की जमीन को भी प्रोटेक्ट किया गया। जो फॉरेस्ट के अंतर्गत जमीन आती है, लैंड है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसको दूसरे लोग अवैध तरीके से यूज ना करें, तो इस पे भी ध्यान दिया गया। अगला है वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ एक्ट भी बना 1972 में। मतलब फॉरेस्ट में जो जीव हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया 1972 में। इसका जो एम था, एम एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उनको बचाकर रखना। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके साथ साथ एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स को भी हमको फॉरेस्ट को बचाना है, ये डिसीजन लिया गया। और क्योंकि इनका यूज भी कई तरीके से होता है, ह्यूमन के कई एक्शन हैं ऐसे जिससे क्या होता है, वहां पे रहने वाले जो जीव हैं और प्लांट हैं उनको लगातार क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना और प्लस उनको मेंटेन करके रखना, ये भी एक रिस्पांसिबिलिटी थी, ये भी फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि फॉरेस्ट जो है उसपे जो प्लांटेशन है उस प्लांटेशन को भी बढ़ाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारा प्लांटेशन भी बढ़े, इसके लिए भी कई निर्धारित किए गए। फिर नेक्स्ट हमारा जो एक्ट बना, अगला कानून जो हमारा बना वो क्या है, इन्वायरमेंट एक्ट 1986। ये कब बना हमारा, 1986 में बना। इट इज ए जनरल एक लॉ था जिसमें से आपको क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर ये निर्धारित किया गया, गवर्नमेंट ने ये निर्धारित किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी या हमारे लैंड को कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है और उसको पनिश करना है जो इस नुकसान को पहुंचा रहा है। इसका मेन था प्रोटेक्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जिससे एनवायरनमेंट में क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, और इससे रहने वाले खतरे हैं हमारे कि इन्वायरमेंट को जो खतरा पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम होगी उनको भी पनिश करना और उसको मेंटेन करना। मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट, और एक ऐसा आप रिलेशनशिप मेंटेन करके चले कि जिससे व्यक्ति और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप बन सके।
तो इस प्रकार से ये एक्ट हमने आपको बताए। इसके लिए कई एक्ट और कानून निर्धारित किए गए, जिनमें से मैंने वाटर के लिए बताया, एयर के लिए आपको बताया, वाइल्ड लाइफ के लिए बताया, एनवायरमेंट एक्ट के बारे में बताया। इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक अवेयरनेस, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक हम अपने एनवायरमेंट को सेफ नहीं समझ सकते हैं। हम और आप मिलकर ही एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और एनवायरमेंट इज द प्रेजेंटली डिग्रेडेड ड्यू टू द मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी हमारी एक्टिविटीज हैं जिससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। लाइक पोल्यूशन इससे बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन का बढ़ना, डिफॉरेस्टेशन होना, जंगल की कटाई होना, ओवर यूटिलाइजेशन होना, ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाना, अर्बन एरिया का बढ़ना, ये सारे मेजर प्रॉब्लम हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, और लोगों के साथ उसको जागरूक करना, रूरल एंड सिटी दोनों में, रूरल यानी कि गांव में भी और सिटी में भी। इकोलॉजिकल, उसको इकोलॉजिकल उसका इंपॉर्टेंट बताना है, लोकल एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट बताना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इसके प्लांटेशन, हमारे प्लांट का क्या यूज है, ये भी उनको समझाना है। इसके लिए कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, कई ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। साथ में मेथड टू क्रिएट द एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ये आपको पॉइंट के रूप में ऐसे समझाना है। मैं आपको पॉइंट समझाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो स्टार्ट किया है स्कूल एंड कॉलेज, जो आज हम पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंट की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही इस सब्जेक्ट को रखा गया है। इसमें स्कूल एंड कॉलेज में, तो स्कूल एंड कॉलेज पहला मेथड जो आपको बताना है, मेथड टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, वो कौन क्रिएट किया? इन स्कूल एंड कॉलेज में। ओके, दूसरा है थॉट्स, बहुत सारे थॉट, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इनका यूज किया गया है। सिनेमा, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, ऑडियो विजुअल मीडिया, इनका यूज किया गया। बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चलाए जा रहे हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज किया गया, अरेंजिंग कंपटीशन बनाए गए, लीडर अपील की गई, और इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व किया गया, जिससे हम आज एनवायरमेंट को बचा सके। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनजीओ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एनजीओ। तो इस प्रकार से पब्लिक की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे सब कुछ फेल हैं। सिर्फ एक ही मेथड काम कर सकता है, और वो तब, ये मेथड तभी काम करेंगे जब हम जागरूक होंगे। हमको अंदर से अपने आप में रिस्पांसिबिलिटी लेना होगा कि हमको कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचाना है, तभी ये मेथड वर्क कर सकते हैं। नहीं तो हम चाहे या गवर्नमेंट चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन हम एनवायरमेंट को बचा पाने में सक्सेस नहीं होंगे। आज इसीलिए मैं आपको ये चैप्टर बताया। साथ में आज हमारी यहाँ पे कंप्लीट भी होती है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस लास्ट चैप्टर था। अब सिर्फ हमको पढ़ना 5th यूनिट की कुछ बचे हुए चैप्टर्स, इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन है एंड द एनवायरनमेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पर होगा। और इसी के साथ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है, और विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। फिर से मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, मानव जीवन है खतरे में, इसमें है हम सबकी समझदारी। पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं, पर्यावरण सुरक्षा की लो जिम्मेदारी। तो इस जिम्मेदारी के साथ आज मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा अगले यूनिट पे आएगा। ओके।